हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार रियल टारगेट में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सभी बिहार डीएलएड सीबीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को आप लोग जो है 1 सेकेंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपके डीएलएड सीबीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम में सोशल स्टडी से जितने भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे 100% प्रश्न आपको जो है दोस्तों यहाँ से मैच करेगा। ये आप लोग एग्ज़ाम में देख लीजिएगा, 100% प्रश्न आपको यहीं से मैच करेगा दोस्तों। और चलिए आपको हम क्लास में आगे लेके बढ़ते हैं और देखिएगा कितने इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और जितने भी प्रश्न बताएंगे सभी प्रश्नों को आप लोग बुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट पीडीएफ लिए हैं आप लोग जो है पीडीएफ से A to Z प्रश्न को याद कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहला स्टूडेंट है, पहली बार आए हैं बिहार रियल टारगेट पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उनको भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्नों को आप लोग जो है A to Z प्रश्न को जो है आप लोग अपने माइंड में एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए थोड़ा इसको और हम बड़ा कर देते हैं, जिससे आप लोग को क्या होगा कि समझने में कठिनाई नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पहला नंबर का प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। 1928 में वारदोली सत्याग्रह के मुख्य नेता कौन थे। 1928 में जो वारदोली सत्याग्रह हुआ था उसके मुख्य नेता कौन थे। ऑप्शन ए में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी में है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी में है महात्मा गांधी। 100% इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसको आप लोग जितना वीवीआई लगाइएगा वो कम पड़ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2021 में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आप लोग जो है अपनी याद दिमाग में एडजस्ट कर लीजिएगा। जो 1928 में जो वारदोली सत्याग्रह हुआ था उसके मुख्य नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जिस क्वेश्चन का आप लोग आंसर जाते हैं 100% आप लोग जो है कमेंट में जवाब बताइएगा, ठीक है। 1928 में जो वारदोली सत्याग्रह हुआ था इसके मुख्य नेता कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरे नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर के प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। दूसरे नंबर का प्रश्न बोल रहे हैं, भारत में किस नदी के किनारे पर पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था। देखिए भारत में किस नदी के किनारे जो है पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए में है साबरमती, बी में है यमुना, सी में है सिंधु, डी में है हुगली नदी, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हुगली नदी। तो दोस्तों हुगली नदी कहाँ है, तो हुगली नदी कोलकाता में, ठीक है। हुगली नदी कहाँ है, कोलकाता में है। हुगली नदी कहाँ है, कोलकाता में है, आप लोग याद रखिएगा। और देखिए अंग्रेज ने सबसे पहले कोलकाता में ही अपना कारखाना स्थापित किया था, किस नदी किनारे, हुगली नदी का किनारे, ठीक है। और हुगली नदी कहाँ है, कोलकाता में है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में है हुगली नदी, ये आप लोग याद रखिए। ये भी जो है दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2021 में पूछे गए प्रश्न है, 100% इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट अपनी तैयारी को डीएलएड सीबीटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी का अगर आप लोग 100% स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आप लोग जो है हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिए पीडीएफ लिखकर। वहाँ पे हम आप सभी को 4 सब्जेक्ट का पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे बहुत ही कम फी में, और आप लोग का तैयारी 100% स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 100% वहाँ पे आपको इंपोर्टेंट प्रश्न का आपको पीडीएफ हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग तीसरे नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग जो है तीसरे नंबर के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए 1651 ईस्वी में जो है ब्रिजमैन के नेतृत्व में बंगाल के हुगली नदी के किनारे सर्वप्रथम जो है अंग्रेजी कारखाना स्थापित किए गए थे। आपको ये प्रश्न अगर नहीं पूछेगा उस तरह से सर्वप्रथम किस नदी के किनारे जो है अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था, हुगली नदी के किनारे, तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि हुगली नदी के किनारे जो है कब जो है सर्वप्रथम जो है अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था। तो ये भी प्रश्न है, तो जो आप लोग याद करिएगा 1651 ईस्वी में सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा जो है ब्रिजमैन के नेतृत्व में, ठीक है। आपको ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि किसके नेतृत्व में सर्वप्रथम अंग्रेजी कारखाना जो है हुगली नदी के किनारे स्थापित किया गया था। तो ये ब्रिजमैन के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, तो ब्रिजमैन के नेतृत्व में जो है बंगाल के हुगली नदी के किनारे सर्वप्रथम अंग्रेजी कारखाना स्थापित हुई थी।
हुगली के बाद कासिया बाजार, पटना, राजमहल में भी अंग्रेजों ने कारखाने खोले। ठीक है, हुगली के बाद कहाँ खोले? कासिया बाजार, पटना बिहार में, राजमहल में भी अंग्रेजों ने कारखाना खोले। दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने जो है मसूलीपट्टनम, ठीक है, मसूलीपट्टनम नामक स्थान पर जो है अपनी जो है व्यापारिक कोठी स्थापित की। ठीक है, दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम, ठीक है, मसूलीपट्टनम नामक स्थान पर जो है उन्होंने अपना जो है कारखाना स्थापित किया था। ठीक है, ये 100% इंपोर्टेंट प्रश्न है। जितने प्रश्न आपको बता रहे 100% प्रश्न इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर का प्रश्न भी काफी इंपोर्टेंट है। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? 100% इंपोर्टेंट प्रश्न है। सभी के सभी प्रश्न पूछे गए। ऑप्शन ए में है 10, बी में है 5, सी में है 8 और डी में है 15। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 10 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग याद देखिएगा 10। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की संख्या होती है, कितने होते हैं? तो 10 होते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य की कार्यकाल कितना होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न एक्सप्लेनेशन से भी आपको आ सकते हैं। ठीक है, देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हो चुकी थी। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, आपको पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। ठीक है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है। सुरक्षा परिषद आपको पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग क्या है, ये भी आपको 100% पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग जो है वो सुरक्षा परिषद है। इसमें 15 सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में। ठीक है, इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, आप देखिए सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं। देखिए आपको हम बताए थे कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की संख्या कितने होते हैं? 10 होते हैं। लेकिन जो टोटल सदस्य की संख्या होते हैं वो कितने होते हैं? 15 होते हैं। सुरक्षा परिषद में जो है टोटल सदस्यों की संख्या 15 होते हैं, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, 5 जो है आपको अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 जो अस्थायी सदस्य है, इसमें इस बार जो है भारत भी इसका मुख्य अंग है। अस्थायी सदस्य की कार्यकाल कितने होते हैं? तो अस्थायी सदस्य की कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। ठीक है, अस्थायी सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर बदलते रहते हैं। ठीक है, अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 2 वर्ष होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको जितने भी प्रश्न बताए हैं 100% आपके एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कीजिएगा तो वहाँ पे आपको 100% मैच करेगा। तो आप लोग याद रखिएगा सुरक्षा परिषद में जो कुल सदस्य की संख्या 15 होते हैं, जिसमें से 10 सदस्य अस्थायी होते हैं, 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य की संख्या का जो कार्यकाल होता है 2 वर्ष होता है। ठीक है, 2 वर्ष होता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो आप लोग देखिए, जिसको ये PDF चाहिए तो आप लोग अभी ही मैसेज कीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 2 वर्ष होता है। तो ये तो अब आपको याद करने की, यहाँ से ऑप्शन देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग को याद हो गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा? ठीक है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और देखिए और विभूति भूषण बंदोपाध्याय और रविंद्रनाथ टैगोर। तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा था। ये भी 100% इंपोर्टेंट प्रश्न है, सभी के सभी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए जो है इस PDF का एक प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आप लोग एक्सप्लेनेशन जान लीजिए थोड़ा। बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के साथ साथ बांग्लादेश के राष्ट्रगान को भी कलमबद्ध किया था। ठीक है, आपको पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा जो महावीर थे जिन्होंने भारत के राष्ट्रगान के साथ साथ बांग्लादेश के राष्ट्रगान भी लिखा था? तो आप लोग याद रखिएगा गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने, ये जो है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना, जिसने भारत के राष्ट्रगान के साथ साथ बांग्लादेश के राष्ट्रगान भी लिखा। देखिए बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो है अमार सोमार बंगला। ठीक है, अमार सोमार बंगला
तथा भारत का राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक है। आपको पूछ सकता है कि बंगाल का राष्ट्रगान क्या है, तो अमार सुमार बंगला है। अमार सुमार बंगला के लेखक कौन है, तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर है। और जनगण मन अधिनायक के जो लेखक है ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर है। गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। आपको यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस उपाधि के लिए जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त है, ठीक है, किस लेखक के लिए, किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त है, तो गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए जो है उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, जो आप लोग को ये क्लास अगर पसंद आ रहे हैं तो आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस चैनल में अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो ठीक है, जिसको PDF चाहिए तो आप लोग जो है मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, आप लोग को PDF भी हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जिसको PDF चाहिए वो जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आप लोग को हम PDF भी प्रोवाइड करेंगे। और आप लोग के लिए हम आप लोग का सफलता का जो है हम 100% गारंटी लेते हैं। कोई भी प्रश्न आपके DLED एंट्रेंस एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, अब देखिए स्वराज पार्टी के मुख्य वस्तुकार कौन थे। स्वराज पार्टी के मुख्य वस्तुकार कौन थे, देखिए यहाँ पे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जो स्वराज पार्टी के मुख्य वस्तुकार थे। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो है ये स्वराज पार्टी के मुख्य वस्तुकार थे। ये भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए अब इसके बारे में आप लोग थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझ लिए। एक्सप्लेनेशन से आपको बता रहे हैं कि 1 से 2 प्रश्न आपको पूछेगा। एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए, वर्ष 1923 में इलाहाबाद यानी प्रयागराज कहाँ है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में है। प्रयागराज कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, यूपी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। अब स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, ये आप लोग देखिएगा। और इसके जो स्थापना कर थे चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू थे। अब देखिए, अब इसके बारे में समझ लीजिए, नवंबर 1927 के चुनाव में स्वराजियों ने हिस्सा लेकर के अच्छा प्रदर्शन किया। केंद्रीय विधानमंडल की 101 निर्वाचन सीटों में 42 सीट पर जीत हासिल की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए अब है, आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर। तो देखिए दोस्तों बेंगलुरु है। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु है। ठीक है, बेंगलुरु है, ये आप लोग याद रखिए, बेंगलुरु है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बेंगलुरु है। ये भी प्रश्न पूछे गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, और अवध में किसानों का नेतृत्व कौन कर रहा था। 100% इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके DLED एंट्रेंस परीक्षा के लिए। किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे तो ये आपके लिए 100% इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए अवध में किसानों का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो देखिए ऑप्शन में बाबा रामचंद्र, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। और देखिए यहाँ पे चित्तरंजन दास। ठीक है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन CD एक ही है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा बाबा रामचंद्र ने, ठीक है, रामचंद्र ने जो है अवध में किसानों का नेतृत्व कर रहा था। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने कर रहा था, तो बाबा रामचंद्र। ठीक है, बाबा रामचंद्र ने अवध में किसानों का नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए दुनिया में सबसे पहला हवाई जहाज कहाँ उड़ा था। ठीक है, दुनिया में सबसे पहला हवाई जहाज कहाँ उड़ा था, जीके का प्रश्न है। ठीक है, जीके का प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए उत्तरी जो है कैरोलिना में जो है दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज उड़ा था, याद रख लीजिएगा, जीके का प्रश्न है। आप देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कर्नाटक में वीरशैव आंदोलन के जो आरंभकर्ता कौन थे। कर्नाटक में वीरशैव आंदोलन, तो वीरशैव तो बसवन्ना याद रखना है। कर्नाटक में जैसे ही वीरशैव आंदोलन, ठीक है, वीरशैव आंदोलन का जैसे ही बात याद आपको आए तो आप लोग जो है बसवन्ना याद कर लीजिएगा। वीरशैव आंदोलन के जो आरंभकर्ता थे वो बसवन्ना थे। अब देखिए आपको पूछेगा कि वीरशैव आंदोलन का आरंभ कहाँ हुआ था, तो कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, अब इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए, ज़्यादा समझ में आपको आएगा। ठीक है, देखिए कर्नाटक में वीरशैव आंदोलन के आरंभकर्ता बसवन्ना थे। कर्नाटक में वीरशैव आंदोलन की शुरुआत 12वीं शताब्दी में बसवन्ना ने 12वीं शताब्दी 1106 से 1168 ईस्वी ने किया था। ठीक है, बसवन्ना जो है
कालाचूरी राजा के दरबार में मंत्री थे। आपको यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि बसवन्ना किस राजा के दरबार में मंत्री थे, तो कालाचूरी राजा के दरबार में। इसके अनुयायी वीरशैव व लिंगायत कहलाए। ठीक है, वे शिव की आराधना लिंग के रूप में करते थे। ठीक है, और इस समुदाय में पुरुष अपने वाम स्कंध पर चांदी के एक पिटारे में लड्डू लिंग को धारण करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आप देखिए 1940 में बारदोली विद्रोह में 1940 में बारदोली विद्रोह भारत की किस राज्य में हुआ था? ठीक है, 1940 में। ठीक है, 1940 में जो बारदोली विद्रोह हुआ था वो भारत की किस राज्य में हुआ था? तो ये 1940 में जो हुआ था तो ये महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, महाराष्ट्र में हुआ था। 1940 में जो बारदोली विद्रोह हुआ था ये महाराष्ट्र में हुआ था। इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए एक्सप्लेनेशन। देखिए वर्ष 1940 में भारत के महाराष्ट्र राज्य में जो है वारली विद्रोह हुआ। ठीक है, वारली विद्रोह हुआ। वारली आदिवासी विद्रोह वर्ष 1940 में महाराष्ट्र के ठाणे में हुआ था। ठीक है, महाराष्ट्र के ठाणे में हुआ था। देखिए वारली आदिवासी राष्ट्र और गुजरात की सीमा के तटीय और आसपास में निवास करते हैं। इस विद्रोह के माध्यम से व्यापक बंधुआ मजदूर किसको बोलते हैं पता है आप लोग को? अब आपको समझाएंगे, पहले समझ लीजिए। और शादी कर गुलाम बनाने की सामंती व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया था। ठीक है, आपको देखिए सबसे पहले तो आपको समझने के प्रयास करना है कि बंधुआ मजदूर क्या होता है। ठीक है, बंधुआ मजदूर क्या होता है, बंधुआ मजदूर के बारे में आप लोग समझ लीजिए। देखिए बंधुआ मजदूर सबसे पहले उस जमाने में क्या होता था कि बंधुआ मजदूर चलता था। अब किसी की खेत में काम करेगा, तुम उसी की खेत में काम करेगा। 2 रुपया अगर आपको मिल रहा है तो आपको 2 रुपया ही मिलेगा। ठीक है, इसी को बंधुआ मजदूर कहते हैं। एक फिक्स दाम। ठीक है, आपको 1 रुपया मिलता है तो आपको 1 रुपया ही मिलेगा। और अगर आपके बेटा किसी का काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके बेटा जो है गोबर फेंक रहे हैं किसी का, आपका बेटा आप गोबर फेंक रहे हैं किसी का, तो आपका बेटा भी गोबर फेंकेगा उसी का, उसके बेटा भी उसी का गोबर फेंकेगा। ठीक है, ये एक तरह से बंधुआ मजदूर था। ठीक है, और समझ लीजिए सैलरी में कोई परिवर्तन नहीं होता था। बाप को जितना सैलरी मिलता है, पिता को जितना सैलरी मिलता है उतना ही बेटे को भी मिलेगा। ठीक है, उतना ही बेटे को भी मिलेगा और उसके बेटे को भी उतना ही मिलेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बंधुआ मजदूर कहते थे। ठीक है, किसी के लगातार मतलब अवोस में रहना। ठीक है, और शादी कर गुलाम बनाने की संपत्ति। ठीक है, शादी कर जो है संपत्ति को भी गुलाम बना लेता था। ठीक है, तो ये भी एक तरह से वारली आंदोलन में खत्म हुआ था। वारली आंदोलन का जो है ये दिन, वारली आंदोलन 1940 ईस्वी में कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के ठाणे में हुआ था। ठीक है, महाराष्ट्र के ठाणे में हुआ था वारली आंदोलन। ठीक है, और ये महाराष्ट्र का ये ठाली का है, गुजरात की तटीय सीमा पर स्थित है। कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है? तो ये जो है नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आज के लिए बस इतना ही। आप जो है आपको कल आपको किस चैप्टर से आपको बताएंगे। ठीक है, कल आपको ये वाला क्लास। ठीक है, हाँ कल ये वाला चैप्टर कल आपको बताएंगे। ठीक है, कल ये वाला चैप्टर बताएंगे। जिसको PDF वगैरह लेना है आप लोग WhatsApp पे मैसेज कीजिए, कल आपको ये वाला चैप्टर बताएंगे। बहुत ही अच्छा है आप सभी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।